कुछ ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज़ बताएं जिसे कि हम मॉडर्न आइडियाज़ मानते हैं। क्या आपको लगता है कि चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो गया है दैट इंडिया मे बी रिस्क्स लूजिंग इट्स ग्राउंड इन बांग्लादेश? मुझे बताइए GSDP क्या होता है? Madam, sir. Come in, please. Yes. Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. हिंदी में करेंगे आप बात? Yes, sir. ठीक है। सो आप अपना नाम लिए बिना अपना परिचय दीजिए। सर मेरी पढ़ाई नवादा ज़िले के 10वीं की पढ़ाई नवादा ज़िले से हुई है सर। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई। उसके उपरांत मास्टर्स मैंने JNU में ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में आपने किया है? फ्रेंच में सर। बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होती है ना? यस सर। तो फ्रेंच में आपने किया, ओके ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया सर। कहाँ से किया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। अच्छा, चलिए। MA आपने वहीं से कर लिया। उसके बाद फिर MPhil भी सर मैंने वहीं से की। MPhil भी कर लिया? किस में किया वो? सेम पॉलिटिकल साइंस। कुछ टॉपिक रहा होगा? यस सर। क्या विषय थे आपके? मॉडर्निटी, इंडियन मॉडर्निटी। इंडियन मॉडर्निटी, पॉलिटिकल मॉडर्निटी पर किया क्या? Yes, राजनीति के क्षेत्र में जो मॉडर्निटी है, ठीक Yes. है। पॉलिटिकल मॉडर्निटी में आपने किया। और उसके बाद सर मैं रिसर्च एसोसिएट के तौर पे 1 साल काम किया। हाँ। और अभी मैं गेस्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ सर। वहीं JNU में? नहीं, DU में सर। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी सर। किस कॉलेज में पढ़ा रहे? केसर महाविद्यालय। ओह, ठीक है। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे ये माना जाता है Yes, कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली तो हम काफ़ी मॉडर्न हैं, बट सोशली अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं। यस सर। तो हम इस रिप्रोचमेंट को कैसे करते हैं? एक ऐसी सोसाइटी जो कि अभी भी कंजर्वेटिव है, बट पॉलिटिकली हम काफ़ी मॉडर्न, हमने मॉडल अपनाए हुए हैं। तो इसको हमने इसका तालमेल कैसे बिठाया हुआ है? सर ये मतलब 1950s के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को एक मतलब काफ़ी सारे इसमें स्कॉलर्स का डिफरेंट ओपिनियन है सर, जो काफ़ी प्रोमिनेंट ओपिनियन है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह भी काम करती है सोशल रेवोल्यूशन। एक जो मॉडर्न पॉलिटिकल सेटअप, हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप है कहीं ना कहीं एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप है, और जो सोसाइटी है रिलेटिवली कंजर्वेटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से। ठीक है। कुछ ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज़ बताएं जिसे कि हम मॉडर्न आइडियाज़ मानते हैं। सर राइट्स, डेमोक्रेसी सर, फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, ये सब काफ़ी मॉडर्न ठीक है। सो इन सब के बारे में कंसेप्शन ये है कि ये सब यूरोसेंट्रिक व्यूज़ हैं। यूरोपियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को हम आइडियल डेमोक्रेसी मानते हैं, और जहाँ कहीं उस मॉडल से डेविएशन है उसको यूरोप डेमोक्रेसी मानता ही नहीं है। यस सर। तो क्या ये यूरोपियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को मॉडर्न वैल्यू मान लेना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के स्पेक्ट्रम में ठीक रहेगा, या हमें इंडोसेंट्रिक व्यूज़ कुछ इस पर रखनी चाहिए? सर जो जितने भी सर पॉलिटिकल थियरी के कंसेप्ट्स हैं, डेमोक्रेसी, राइट्स, इक्वालिटी, ये सब सारे कंसेप्ट्स पे कहीं ना कहीं एक बायसनेस का चार्जेस लगते रहा है पॉलिटिकल थियरी में। कहीं ना कहीं इनका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ये यूरोसेंट्रिक है, और इसलिए जो एक दूसरे डोमेन जो पॉलिटिकल थियरी की इमर्ज कर रही है सर, वो लोकल पॉलिटिकल थियरी जिसको बोलते हैं, या फिर मल्टीपल पॉलिटिकल थियरीज करके इंडिया से भी उसमें काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है सर। तो उससे कोई एक कंट्रीब्यूशन जो इंडिया से हो? यस सर। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा सर कि फॉर एग्जांपल मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट है, तो वहाँ पे जो एक वेस्टर्न नोशन ऑफ मॉडर्निटी है कि पहले स्टेट का इंटरफेयर होगा, उसके बाद सोसाइटी डेमोक्रेटाइज होगी। इंडिया में मल्टीपल मॉडर्निटी का कंसेप्ट बहुत सारे स्कॉलर्स लेके आते हैं कि यहाँ पे मॉडर्निटी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल्स हैं जो तो ऑब्वियसली वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसी के अंदर हम लोग अपने थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एक नए डिफिनेशंस को रिडिफाइन करें। तो उस सेंस में सर ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जुलाई चार्टर का नाम सुना है आपने? जुलाई चार्टर, सॉरी सर। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं। यस सर। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये है इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू सम हिंट। यस सर, श्योर सर। बांग्लादेश के रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जुलाई चार्टर।
सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको जानकारी होगी कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश में नेशनल इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को जीत मिली है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP को मिली ठीक है, सर। और प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? तारिक रहमान सर। ठीक है। सो इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंडिया की तरफ कैसा स्टैंड रहा है? सर इनका मोस्टली जो स्टैंड मैंने पढ़ा है सर एंटी इंडिया रहा है। सो अभी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए नई गवर्नमेंट से? जैसे ही सर रिजल्ट आए सर, तो हमारे ऑनरेबल PM ने उन्हें बधाइयाँ दी हैं और एक अच्छे रिश्ते, मजबूत रिश्ते की ओर अग्रसर होने का एक मैसेज ट्विटर पे ट्वीट किया सर। ठीक है। सो अ लॉट रिमेन्स टू बी सीन। यस। इंडिया बांग्लादेश के इक्वेशन में कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी एज अ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड चाइना। यस सर। क्या आपको लगता है कि चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो गया है दैट इंडिया मे बी रिस्क्स लूजिंग इट्स ग्राउंड इन बांग्लादेश? सर चाइनीज़ थ्रेट तो मतलब पूरे हमारे जितने भी नेबरहुड के रिलेशंस को इम्पैक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर चाइना फैक्टर रहा है। पाकिस्तान भी, क्योंकि बांग्लादेश सर एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो एक वो एंगल पाकिस्तान का भी, मतलब दूसरे कंट्रीज़ की तुलना में पाकिस्तान का भी इम्पैक्ट बढ़ जाता है सर। तो कहीं ना कहीं नेबरहुड में। ठीक है, सिंस वी आर लुकिंग एट अ न्यू बिगनिंग विद बांग्लादेश और Yes, दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से ऐसे रुझान देखे जा रहे हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो चाइना एंड पाकिस्तान का थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए बांग्लादेश के साथ? सर उसमें काफ़ी सारे जो हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है सर, तो ये सब पॉलिसी के तहत हम मतलब इंडिया काम ऑलरेडी कर रही है। जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं बांग्लादेश के रिलेशंस के साथ, और जो एक बोला जाता है कि इंडिया का बिग ब्रदरली एटीट्यूड रहा है नेबरहुड के, तो ये सबको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करके हम एक अच्छे रिश्ते बना सकते हैं सर। ठीक है। आप ऑलरेडी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में हैं। यस सर। आपको जानकारी होगी कि अभी कुछ टाइम से UGC की कुछ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस के संदर्भ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर कंट्री। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्या आपत्तिजनक है इन गाइडलाइंस में जिसकी वजह से इतने प्रोटेस्ट हुए हैं? सर UGC की जो गाइडलाइंस आई हैं अभी सर, उसमें मतलब एक कमेटी बनाने की बात की गई है, इक्विटी कमेटी करके, जो जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थान हैं उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है पार्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट रोकने के लिए। तो और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का मानना है कि उनका रिप्रेजेंटेशन उस बोर्ड में नहीं है और इसलिए कहीं ना कहीं वो एक बायसनेस होल्ड करेगी वो इक्विटी कमेटी, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर। ठीक है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि सर एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, लोगों को एक पॉलिटिकल एजुकेशन का एक काफ़ी अच्छा मीडियम हो सकता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स सर। बट आपको नहीं लगता कि ये एक चिंता का विषय भी है? बिकॉज जिस प्रकार से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स एक्टिव होती है, यस अल्टीमेटली लीड्स टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस एंटायर एजुकेशनल इकोसिस्टम। यस सर। और वहाँ पर जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन ढूंढती हैं, तो आपको नहीं लगता एजुकेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? टू सम एक्सटेंट यस सर, मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से कि ओवर एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो मेन पर्पस है उसको डिसरप्ट करता है पूरे प्रोसेस को। और कई इंस्टेंस हम लोगों ने देखा है, मतलब इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एग्जाम्पल JNU भी उनमें से एक सम्मिलित है सर। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव विद द स्टूडेंट पॉलिटिक्स सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस तरीके से मैं अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक कंस्ट्रक्टिव वे में अगर एजुकेशन इम्पार्ट करने का टूल देखूं तो मुझे लगता है कि सर गलत नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। कैलिस्थेनिक्स क्या है? कैलिस्थेनिक्स मैम ये एक बॉडी एक्सरसाइज है जिसमें मोस्टली आप कोई एक्सटर्नल वेट्स के थ्रू नहीं करते हो, आप अपने बॉडी वेट से ही अपने बॉडी को ट्रेन करते हो। कुछ मुझे ऐसे एग्जाम्पल से बताएंगे क्या इसमें करते हैं? जैसे नॉर्मल पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स, तो ये कैलिस्थेनिक्स में आ जाता है? यस मैम। ओके, सो ये नॉर्मल जो हम जिमिंग करते हैं उससे कैसे अलग हुआ? जिम में मैम हम लोग एक्सटर्नल वेट्स के थ्रू ट्रेन करते हैं, जिसमें से आप पार्टिकुलर मसल्स ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं सर, दिखते हैं मैम। लेकिन आपको कैलिस्थेनिक्स में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इंड्योरेंस चाहिए, तो एक थोड़ा पेशेंस। ठीक है। आप मूवीज देखना पसंद करते हैं ऑन सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स? यस मैम। लास्ट आपने कौन सी मूवी देखी थी? रिसेंटली मैम मैंने अभी होमबाउंड देखा मैम। ओके, तो इसमें सोशियो पॉलिटिकल कौन सा इवेंट बताया गया? पॉलिटिकल तो नहीं है मैम, लेकिन एक सोशल मैसेज है कि पैंडेमिक के समय जितने भी डिप्राइव्ड क्लास थे उनके लिए कितना सफरिंग रहा, और एक एपैथी भी दिखाई गई स्टेट की कि स्टेट मतलब कैसे सिटीजन्स लाइक। अगर हम ऐसे पॉलिटिकल इवेंट से ड्रिवन कोई मूवीज़ की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करते हैं,
तो आपको लगता है वो अनबायस्ड होते हैं या उनमें जो डायरेक्टर का विजन होता है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगता है? यस मैम, मैं एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी एक, जो डायरेक्टर होते हैं इस तरह के मूवीज या डॉक्यूमेंट्री से, उनका भी एक पर्सनल ओपिनियन और बायस तो ऑब्वियसली हर इंसान के पास होता है, उनके पास भी ऑब्वियसली होगा ही मैम। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो मेरा उसमें इंटरेस्ट है देखने का कि मैं डिफरेंट ओपिनियंस के लिए ओपन हूँ, तो देखने से एक डिफरेंट। तो आप उन्हें कैसे कॉम्प्रहेंड करते हैं? आप उन्हें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लेके फिर यस मैम, उस पर करते हैं? यस मैम। ठीक है, मुझे बताइए जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है मैम। डिफाइन करिए प्लीज। स्टेट के बाउंड्रीज में जितने भी एक गिवन ईयर में जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू को जीएसडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो बिहार का जीएसडीपी कितना है? बिहार का जीएसडीपी 9.19 लाख करोड़ का राउंड है मैम। ओके, अगर हम बिहार के बजट की बात करते हैं तो क्या साइज है? 3.47 लाख करोड़ का बजट इस पर रिसेंटली पास हुआ मैम। ठीक है, और एलोकेशन मैक्सिमम किस सेक्टर को दिया है? एलोकेशन मोस्टली मैम एजुकेशन सेक्टर को मिला है, अराउंड 16 to 17% इफ आई एम नॉट। और अगर फिगर्स में बताना हो? अराउंड 65,000 करोड़ के अराउंड में। ओके, वंदे मातरम अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है इतना? वंदे मातरम का जो स्टैंजास को लेकर कंट्रोवर्सी है मैम, क्योंकि 1937 में मतलब ऐसा स्कॉलर्स के द्वारा बोला जाता है कि कुछ कांग्रेस ने उन स्टैंजास को हटा दिया था क्योंकि वो पॉलिटिकली एक कम्युनिटी को लेकर प्रॉब्लमेटिक थे, इसलिए। तो अभी क्या डायरेक्टिव्स आए हैं? तो अभी डायरेक्टिव्स आए हैं कि कंपलसरली वंदे मातरम को गाया जाएगा हर भी नेशनल एंथम के पहले। तो फिर क्यों कंट्रोवर्सी क्यों है इस चीज़ में? कंट्रोवर्सी कि वो स्टैंजास को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, उनको मतलब वो पूरे जो स्टैंजास को पहले हटा दिया गया था उनको फिर ठीक है, तो मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं और इसको रीइंफोर्स करना है, बट जैसे कुछ कम्युनिटी है या कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाह रहे, नहीं गाना चाह रहे हैं या खड़े नहीं होना चाह रहे हैं, तो कैसे आप हैंडल करेंगे सिचुएशन? मुझे लगता है कि मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा मैम कि अगर उनके प्रॉब्लम्स हैं और लेट्स अगर किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स इनसे हर्ट हो रहे हैं तो उनसे एक डायलॉग, उनके जो लीडर्स होंगे उनसे डायलॉग उसी समय क्या करेंगे? उस समय तो आप लीडर्स और डायलॉग नहीं ढूंढ सकते, तो उसी समय इंस्टेंटली क्या करेंगे? इंस्टेंटली मैम मतलब कुछ, मतलब मैं क्वेश्चन फिर से अगर आप रिपीट करो। मतलब इंस्टेंटली उसी समय जब वो गाने से मना कर रहे हैं तब तो आप लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स उस क्षण तो नहीं ढूंढ सकते हैं, वो डायलॉग तो बाद में भी हो सकता है कि जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें दूर किया जाए, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? सॉरी मैम, कुछ नहीं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, फीमेल एमएलएज कितनी है बिहार में अभी? एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, 10-12 के अराउंड। अच्छा, और कितनी ऐसे जिनके पास कोई मिनिस्ट्री है? सॉरी मैम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, भारत में जब सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए 1952 में, तो किसी फॉरेन कमेंटेटर ने इसे ग्रेटेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री कहा था, इतिहास का सबसे बड़ा दाव। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मतलब जो ग्रेटेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री कहने का एक कहीं ना कहीं एक बायस है कि जो वेस्ट है वो ज़्यादा रिलेटिवली मतलब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में एक्सपर्ट है। इंडियन जो रिलेटिवली अभी मतलब इतना ज़्यादा एजुकेशन का प्रचार प्रसार नहीं है, और वो क्या वो इस तरह से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था सर। ठीक है, एक स्कॉलर हैं जिन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा गया है। रिलक्टेंट हाँ, डेमोक्रेसी वो चाहते थे कि वेस्ट में तो खूब रहे, लेकिन भारत जैसे कॉलोनीज के लिए हाँ वो डेमोक्रेसी अच्छा नहीं मानते थे। तो इसी समय एक पैशनेट डेमोक्रेट है जिनके हाथों में बागडोर जाती है 1952 में। और इसी लोकसभा चुनाव में बिहार से एक महिला चुन के आती है जिनकी उम्र है मात्र 25 या 26 साल, और उन्हें नेहरू कैबिनेट में जगह मिलती है। कौन है ये महिला? सॉरी सर, नहीं पता सर। सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर डॉक्यूमेंट्रीज देखना आपको पसंद है ना? यस सर। आपको तो जानकारी होनी चाहिए। बिहार पहले लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिलाएं चुन के गई थी लोकसभा में? याद नहीं कर पा रहे? नो सर। ठीक है, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक? यस सर। और इसमें ये बातें हुई कि ग्लोबल ऑर्डर जो है अब वो हमेशा के लिए चेंज होने जा रहा है। इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में कौन कौन से की प्लेयर्स आपको अब दिखेंगे? यूएस, चाइना, रसिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन सर। इतने सारे एक साथ? यूरोपियन यूनियन स्पेसिफिक कंट्री सर। नहीं, ठीक है। अब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के तौर पर भारत में क्या ऐसा कुछ होता है जिसमें कि इस तरह की चीज़ों पर अच्छी खासी बातचीत हो,
जिससे कि कुछ ग्लोबल थोड़ी कवरेज मिल जाए। रायसीना डायलॉग एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इवेंट है सर, जो करवाती है हर ईयर सर, रायसीना डायलॉग। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कम इन, बैठिए बैठिए। तो 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है और आपकी तैयारी करीब करीब पूरी है, ठीक। सो अभी मोटे तौर पर जो भी आपने लिखा है या जो भी आप दिखा रहे हो उस पर आपकी पकड़ ठीक ठाक है। तो अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में जो आप कर सकते हैं या जो करना है वो ये है कि थोड़ा सा लोकल इवेंट्स पर रखिए नज़र, इस पर बेस करके क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बोर्ड ये मान सकता है कि आपने थ्रू आउट JNU में जो पॉलिटिकल या सोशल डेवलपमेंट देखा होगा वो ऊपर से देखा होगा, ठीक। सो बिहार में उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पूछेंगे कि बिहार का जो इलेक्शन है, सोशो आपने लिखा है ना, सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स को आप गौर करते हैं। सो इसका कुछ सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस बताइए इस बार वाले चुनाव का, ठीक। तो उसमें सोचिएगा वुमेन्स एज अ सेपरेट सोशल ग्रुप। पॉलिटिकल इवेंट ये है कि कई तरह की चीज़ें इसमें आई हैं। एक है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी 20 सालों बाद भी नहीं दिख रही है, तो कैसे ये मतलब क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग जा रही है, ये सभी कुछ सोचिएगा, ठीक। तो अगले 36 घंटे थोड़ा यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर वगैरह देख लीजिए और एक स्टैंडर्ड नेशनल न्यूज़पेपर, ताकि उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप आराम से वहाँ एड्रेस कर पाएँ, ठीक। बाकी वही सब है कि आपकी जो अधिकांश बातचीत रहेगी बोर्ड के साथ वो पॉलिटिकल साइंस एंड IR के इर्द गिर्द ही रहेगी, और बाकी की सारी चीज़ें ठीक है। तो चूँकि बहुत समय नहीं है तो बहुत सारा सुझाव हम लोग देंगे नहीं। मूवीज़ में कुछ ऐसी मूवीज़ याद रखिएगा जिस पर कि बोर्ड से आपकी थोड़ी सी अच्छी बातचीत हो जाए। तो ध्यान दीजिए कि 50 या 60 साल के ऐसे लोग जो कि एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हों या कुछ लोग एकेडमिशियन रहे हों, वो कैसी मूवीज़ को अप्रिशिएट करते होंगे। कोशिश करिएगा कि उन मूवीज़ पर बातचीत हो। 60-70s की सर, अच्छा रहेगा। ऐसी मूवीज़ जो कि ब्रेक थ्रू मूवीज़ रही है, जो कि थॉट प्रोवोकिंग मूवीज़ रही हैं थोड़ी सी, तो उस पर बातचीत हो तो बोर्ड उस पर आपसे और बात कर पाएगा। बहुत नई मूवीज़ बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ खास बातचीत होगी नहीं, हल्की फुल्की बातचीत होगी जिससे आपके नंबर पर कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जस्ट आइस ब्रेकिंग सेशन के तौर पर ही देखा जाएगा, ठीक। तो ऐसी कुछ मूवीज़ चुन के रखिएगा जिस पर कि बोर्ड से आप बातचीत कर पाए, ठीक। बाकी सभी कुछ ठीक है। सो वही है कि थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देखते रहिए। JNU में प्रोटेस्ट को लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। JNU एक खास किस्म का प्रोटेस्ट के कारण बार बार वो न्यूज़ में रहता है। yes, तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि भाई JNU में ही ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो बड़े तो आराम कैसे मतलब सर इसका आंसर मतलब टैकल करिएगा कि JNU का कल्चर है कि वहाँ पर डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक। ये भी है कि वहाँ का कल्चर ये है कि जितने भी विवादित विषय हैं उनमें खूब एक स्वस्थ बातचीत हो। इसका आप एग्जाम्पल वहाँ के प्रेसिडेंशियल डिबेट से दे सकते हैं, ठीक। अब इसमें ये हो सकता है कि कुछ लोग रेडिकल विचारधारा का भी समर्थन करें, बट पूरा JNU उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ जाता नहीं है। वो एक छोटा सा ग्रुप है, कई बार उसको फ्रिंज एलिमेंट बोल के भी खारिज किया जा सकता है, ठीक। तो बाकी का जो JNU है वो एक बहुत ही वोकल माइनॉरिटी है और ये मीडिया इसी को कवरेज करती है। तो JNU की पूरी सच्चाई इतनी नहीं है। पूरी सच्चाई है कि JNU आज भी NIRF रैंकिंग का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ये बोलिएगा। अच्छी रिसर्च हो रही है, 24 घंटे चलने वाली ज़बरदस्त लाइब्रेरी है जिसमें लोग खूब पढ़ाई करते हैं। yes. अच्छे हॉस्टल्स हैं जिसमें कि एक गरीब स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी लेता है, और उससे निकले हुए लोग भारत के फिनांस मिनिस्टर बनते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स बनते हैं। ये सब बोलिएगा, ठीक।
और सर एक मैम का जो क्वेश्चन था कि अगर बोर्ड एकदम एक पॉइंट को लेके वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे अगर एकदम ये हो जाए तो कई बार बोर्ड का अपना एक व्यू पॉइंट होता है और वो व्यू पॉइंट वो चाहते हैं कि उस पर आप सहमत हो जाए। आप कोशिश करिएगा कि आप रेडिकल व्यू पॉइंट के साथ ना जाए, एक ऐसा व्यू पॉइंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, लीगली करेक्ट है। जैसे मैम का जो क्वेश्चन था सर वो आप रूल बुक में जो होगा आप वो करेंगे। मैं वही आपसे कहना चाहती थी, उस इंस्टेंट पे अगर कोई डिसोबे कर रहा है, कोई ऑर्डर्स हैं अगर कि खड़ा होना है या जो भी गाना है, जो भी कहा गया है डायरेक्टिव्स में, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो जो भी रूल बुक में है उस टाइम पे वो आपको करना होगा। पहले आप समझाएंगे, फिर जो भी रूल में वो करना होगा। हाँ, उसके बाद डेफिनेटली डायलॉग्स हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि उसी मोमेंट पे तो आप रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं ढूंढ सकते हैं या डायलॉग्स नहीं कर सकते। इन द लार्जर पिक्चर वो आप कर सकते हैं कि ताकि इसको जड़ से हटाया जा सके, कोई भी डिसएग्रीमेंट्स आ रही हैं तो उनको कंफर्टेबल फील कराया जा सके। बट उस इंस्टेंट पे जो रूल है वो आप करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।